हेलो बच्चों, वेलकम टू सफ़ी फिजिक्स क्लासेस। मैं आपके बीच पुनः एक बार महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूँ फिजिक्स का, जिसमें है फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। ये टॉपिक है। ठीक, इसके लिए बेटा मान लेते हैं कि एक कोई प्रकाश स्रोत हमारा एस है। ठीक, यहाँ से चलने वाली किरणें जो हैं, प्रकाश की किरणें दो प्रकाश स्रोत S1 और S2 से निकलती हैं, जो किसी एक पर्दे पर टकराती हैं। ये हमारा पर्दा है, इस पर्दे पर टकराती हैं। ठीक, तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर यहाँ से ये द्वितीयक तरंगाएं निकलना चालू हो जाती हैं। ठीक, अब इससे हम फ्रिंज की चौड़ाई नाप कर तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं। ये मान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत से इसकी दूरी कितनी है, d है, पर्दे से दूरी है। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है कि माना S एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णीय प्रकाश से दीप्त है। S1 व S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा छिद्र हैं। ठीक, जैसा चित्र में दिया गया है, जो रेखा छिद्र S के समांतर हैं तथा S से बराबर दूरियों पर हैं। ठीक, S से चलने वाली प्रकाश तरंगें S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, जो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। व्यतिकरण फ्रिंजें हमने पहले बताया, व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। इन फ्रिंजों की चौड़ाई नापकर प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की गणना की जा सकती है। ठीक, तो जो S1 और S2 है, चित्र में देखिए बच्चों, S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है, d है। CO की दूरी कैपिटल पर्दे से जो दूरी है वो कैपिटल D है। OP का मान कितना है, x हमने मान रखा है। S1 व S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगाओं का पथांतर यानी पथ का अंतर बेटा देखिए एक बार फिगर में, एक ये द्वितीयक तरंगा निकल रही, एक ये वाली निकल रही। इनके बीच का जो ये अंतर है इसको बोलते हैं पथांतर, यानी कुल मिला के पथांतर हो गया H2A। ये पथांतर हो गया हमारा, समझ गए। ठीक, ये हमारा पथांतर हो गया, ये हमारा पथांतर है। फिर चलते हैं आगे। पथांतर H2A जो हमने बताया था, H2A बराबर होगा कितना, H2P माइनस S1P, ये हो जाएगा। फिर त्रिभुज S1 S2A और PCO, दो त्रिभुज हमारे बनने, चित्र में देखिएगा। वहां से बड़े का लंब बट्टे छोटे का लंब बराबर बड़े का आधार बट्टे छोटे का आधार, ये हम निकाल लेते हैं समीकरण। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि CO की तुलना में S1 S2 क्या बहुत छोटा है, CO की तुलना में, चित्र में देखिएगा, इसलिए CP बराबर हम CO लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से H2A बटे OP बराबर S1 S2 और SCP की जगह क्या लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं। ठीक, तो H2A हमारा पथांतर है, OP की वैल्यू x है, S1 S2 का मान d है, CO का मान कैपिटल D है। तो पथांतर यहाँ से निकला कितना, H2A बराबर XD अपान कैपिटल D, ये निकला। ठीक, ये पथांतर है बेटा। ठीक, अब दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां हम देख लेते हैं कि दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्या हैं। दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, m लैम्डा। m इक्वल टू होता है 0 1 2 3, m की वैल्यू होती है 0 1 2 3। तो पथांतर हमारा कितना हो जाएगा, XD अपान कैपिटल D बराबर हो जाएगा m लैम्डा के। तो MOE दीप्त फ्रिंज के लिए, MOE दीप्त फ्रिंज के लिए XM इक्वल टू हो जाएगा m d लैम्डा अपान D के। ठीक, इसमें m बराबर 0 रखने पर केंद्रीय फ्रिंज पर पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, M2 बराबर रखने पर दूसरी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकाल लेते हैं। अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हमारा कितना होना चाहिए, m-1/2 लैम्डा के। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, वहाँ 0 था, यहाँ 1 2 3 4 है। इस तरीके से अगर हम पथांतर निकालते हैं तो पथांतर XD अपान D m-1/2 इंटू लैम्डा के। MOE दीप्त फ्रिंज के लिए कितना हो जाएगा, MOE दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर m बराबर हो जाएगा m-1/2 D लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा MOE दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक, अब इसमें फिर वही, इसमें m बराबर 1 रखने पर पहली अदीप्त फ्रिंज, m बराबर 2 रखने पर दूसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसको देखिएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये फ्रिंज बनेगी, इनकी हमें चौड़ाई निकालना है। ठीक, तो उसके लिए MOE तथा m+1V यानी
एम उसके जस्ट आगे वाली। फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज ओ से दूरियां क्रमशः मान लेते हैं एक्स एम है और एक्स एम प्लस 1 है। एक्स एम इक्वल टू हो जाए एम डी लेमडा बाई डी और एक्स एम प्लस वन डी लेमडा बाई टी। दोनों के बीच की हमको निकालना है चौड़ाई। ठीक, तो फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम, इसको हम कर लेते हैं बेटा। और जो यही बीच की दूरी कहलाती है भाई फ्रिंज की चौड़ाई। अतः डब्ल्यू बराबर कितना हो गया डी लेमडा बाई डी, यही फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक, उसके बाद है किसी दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ये निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई निकालना है। एमी फ्रिंज की कोणीय स्थिति हमको निकालना है। थीटा एम बराबर हो जाएगा एक्स एम बाई डी के। एक्स एम बराबर होता है एम डी लेमडा बाई डी बटे कैपिटल डी। इसको काटे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा एम लेमडा बाई डी के, ये मिल जाएगा हमको। ठीक, उसके बाद एम प्लस 1वीं फ्रिंज की कोणीय स्थिति थीटा एम प्लस 1वीं यानी एम प्लस 1 लेमडा बाई डी के। अब कोणीय चौड़ाई निकाल लेते हैं। अतः कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी थीटा इक्वल टू थीटा एम प्लस 1 माइनस थीटा एम प्लस 1 लेमडा बाई डी माइनस एम लेमडा बाई डी, ये हो जाएगा फार्मूला। इसको हल करेंगे थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा बाई डी, ये हो गई कोणीय चौड़ाई। ठीक, ये न्यूमेरिकल में बहुत पूछा जाता है कोणीय चौड़ाई का फार्मूला। अब चूंकि फ्रिंज की चौड़ाई डी बराबर होता है डी लेमडा बाई डी, इसलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। लेमडा अपान डी बराबर लिख सकते हैं डब्ल्यू अपान डी। डब्ल्यू क्या फ्रिंज की चौड़ाई है, अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा डब्ल्यू बाई डी बराबर लेमडा अपान डी। ये संबंध एक निकल के और आ रहा है। ठीक, इस पर ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10 की पावर माइनस 3 मीटर है तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है। फ्रिंज की चौड़ाई W का मान दिया इतने मीटर पाई जाती है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, ये हमको निकालना है। स्मॉल डी का मान दिया 10 की पावर माइनस 3 मीटर, कैपिटल डी का मान दिया है इतने मीटर, W चौड़ाई दी है 2.8 की पावर माइनस 3 मीटर की। लेमडा का मान निकालना है। अब चूंकि लेमडा बराबर डब्ल्यू डी अपान कैपिटल डी, ये फार्मूला होता है फ्रिंज की चौड़ाई का, वहाँ से लेमडा का मान ये सब रख के और लेमडा की वैल्यू बेटा हम निकाल लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू जो निकलती है वो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक द्विरेखा छिद्र के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है, तो संदर्भ बिंदु से 0 कोट की और 10वीं कोट की दीप्त फ्रिंज 12.5 मिलीमीटर तथा 14.5 मिलीमीटर पर बनती है। ये बनती है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परिवर्तित करके 5000 एंगस्ट्रॉम कर दी जाए तो 0 तथा 10वीं कोट की दीप्त फ्रिंज कहाँ पर बनेंगी, ये निकालना है कहाँ पर बनेंगे और व्यवस्थाएं समान है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभ में दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है W बराबर वो निकाल लेते हैं। तो 14.50 माइनस 12.50 बाई 10 ये फ्रिंज की चौड़ाई निकल आई। तो निकली है W बराबर 0.2 mm 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर की निकला है। इस तरीके से फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर कितना हो गया। ठीक, D बाई डी बराबर W अपन इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। ये फार्मूला ये रख देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल आती है हमें। ठीक, उसके बाद कह रहा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर का प्रकाश प्रयुक्त करने पर नई फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी W डैश हो जाएगी। तो W डैश बराबर डी लेमडा डैश बटे स्मॉल डी 1/3, इसकी वैल्यू है लेमडा डैश की 1/3 इंटू 10 की पावर 3 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 की, ये निकाल लेते हैं। इसको जब हल करते हैं तो ये W डैश की वैल्यू निकल के आती है 0.67 mm की। ठीक, उसके बाद इसमें अभी कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य बदलने पर 0 कोट की फ्रिंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद है कि 0 कोट की दीप्त फ्रिंज की स्थिति, 0 कोट की दीप्त फ्रिंज की स्थिति कितनी है 12.5 mm पर बनेगी और 10वीं कोट की दीप्त फ्रिंज की स्थिति कितनी हो जाएगी 12.5 प्लस 10 इंटू डब्ल्यू डैश, ये फार्मूला एक होता है उसमें रख देते हैं बेटा। ये बन के आता है हमारा कितना 14.17 mm पर बनेगी। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक,
इतना ही करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।